ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज 29 सितंबर को हॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन फिल्म द क्रिएटर थिएटर में रिलीज़ हुई है। मैं अभी जस्ट उसको देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। भारत में इसे केवल अंग्रेजी में रिलीज़ किया गया है। फिल्म 2 घंटे और 14 मिनट की है। इसके राइटर, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर है गैरेथ एडवर्ड्स, जो इससे पहले 2014 की गॉडजिला, जो मॉन्स्टरवर्स की पहली फिल्म थी, उसके बाद में रॉग वन अ स्टार वॉर्स स्टोरी, इन दो फिल्मों को वे डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके साथ में ही 2010 में उनकी एक मॉन्स्टर्स नाम की फिल्म भी आई थी, पर वो मैंने नहीं देखी है। तो द क्रिएटर गैरेथ एडवर्ड्स की चौथी फिल्म है। हालांकि इसका नाम निर्माता होना चाहिए था, क्योंकि पूरी फिल्म में निर्माता शब्द ही उन्होंने उपयोग किया है क्रिएटर की जगह पर। अब निर्माता शब्द क्यों उपयोग किया है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर शायद जो अमेरिकन ऑडियंस है वो निर्माता शब्द के साथ में जुड़ नहीं पाती, इस कारण से शायद उन्होंने द क्रिएटर फिल्म का नाम दिया होगा। अब देखिए, ये साइंस फिक्शन फिल्म है, और अधिकतर साइंस फिक्शन फिल्मों की जो हम कहानी देखते हैं, ह्यूमंस वर्सेस टेक्नोलॉजी या ह्यूमंस वर्सेस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही थीम इसकी भी है। मतलब टेक्नोलॉजी या रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जा कर के इतना एडवांस हो जाता है कि वो खुद सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और ह्यूमैनिटी को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ये हमने कई सारी, मतलब ज़्यादातर साइंस फिक्शन फिल्मों की यही कहानी होती है। पर द क्रिएटर को मैं अलग कहूँगा। भले ही ये बेसिक थीम यहाँ पर उन्होंने ली हो, पर इसके साथ में फिल्म में उन्होंने और बहुत सारे सब प्लॉट्स, बहुत सारी बातें उन्होंने फिल्म में दिखाई है। और साइंस फिक्शन फिल्मों में एक बिल्कुल नए तरीके की फिल्म में इसे कहूँगा। यहाँ पर ह्यूमंस वर्सेस टेक्नोलॉजी तो है ही, पर उसके साथ में ही ईस्ट वर्सेस वेस्ट भी है। पश्चिमी सभ्यता वर्सेस जो पूर्व की सभ्यता या एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ का जो एंशियंट कल्चर है, ये उन दोनों के बीच का वॉर, लड़ाई, टकराव, ये उन्होंने दिखाया है। और साथ में ही जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण वेस्ट का कैसा है और ईस्ट का कैसा है, ये भी एक बेसिक डिफरेंस उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वेस्ट वर्सेस ईस्ट है, फिल्म में निर्माता शब्द का उपयोग किया गया है, तो अवश्य ही यहाँ पर हमारी संस्कृत भाषा का, भारत का कहीं ना कहीं पर उल्लेख होगा। पर ना, जैसा कि हॉलीवुड की आदत है, चाहे वो हॉलीवुड के कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स हो या लिबरल फिल्म मेकर्स हो, वो उन दोनों के लिए ही भारत ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ के जो लिबरल फिल्म मेकर्स है, उनके लिए तो चाइना और पाकिस्तान अधिक प्रिय है। इसी कारण से आपने देखा होगा, मार्वल ने भी चाइना और पाकिस्तानी सुपर हीरोज़ को लॉन्च करने में अधिक रुचि दिखाई। भारत में इतना बड़ा उनका फ़ैन बेस है, पर ये उनके लिए मार्केट या वो हमारा कल्चर, संस्कृति, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा क्या, थोड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स की तो बात ही क्या करना, उनके लिए तो हम डेविल वर्शिपर्स है। मूर्ति पूजकों के लिए या हमारी सभ्यता के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है, इस पर मैंने तो कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर भले ही वेस्ट वर्सेस ईस्ट, पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध हमारी एंशियंट कल्चर, ईस्ट का, एशियन कंट्रीज़ का, ये भले ही थीम हो, पर भारत का, संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं है। जो निर्माता शब्द भी उन्होंने उपयोग किया है, वो एक नेपालीज लैंग्वेज में ऐसा उन्होंने बताया है कि नेपाल में ये शब्द उपयोग किया जाता है, निर्माता। और एशियन कंट्रीज़ तो दिखाइए, पर उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक कैरेक्टर है जो हिंदी में एक लाइन केवल फिल्म में बोलता है, और वो पात्र भी बस ऐसा छुटपुट कोई ऐसा छोटा मोटा विलन होता है ना, वैसा उन्होंने दिखाया। और ज़्यादातर जो आप देख लेना, जो हॉलीवुड का कंटेंट है, उसमें कोई भारतीय कैरेक्टर उनको दिखाना होगा तो ऐसे ही वो कोई जोकर टाइप कैरेक्टर अगर दिखाना हो तो वहाँ यूज़ करते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा ऐसा गुंडा टाइप हो। बहुत कम आपको ठीक ठाक कोई रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी देखिए, थोड़ा सा एक बेसिक मैं थीम आपको बता देता हूँ, पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बताने वाला। तो वेस्ट में, पश्चिम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च बढ़ते जाता है। ये टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट होते जाती है आगे जा कर के, उस पर निर्भर होते जाते हैं वेस्ट के लोग, एआई पर। चाहे वो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस में हो, या पुलिस हो, या फिर कुछ आंदोलन वगैरह रोकने के लिए उनका उपयोग करना। इस प्रकार से रोबोट्स वगैरह बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लोग उस पर निर्भर होते जाते हैं, सिस्टम भी उस पर निर्भर होते जाता है।
और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ समय के बाद में लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा परमाणु बम का विस्फोट हो जाता है, जिसका दोष एआई पर लगा दिया जाता है। ये माना जाता है पश्चिम के लोगों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, कि भाई ये तो एआई ने ही किया था। और इसके बाद में फिर वो कहीं पर भी अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट वो देखते हैं तो उसको वो तुरंत दबाने का प्रयास करते हैं कि भाई नहीं, अब हम ये नहीं होने देंगे। हालांकि वो खुद भी अभी भी वो सारी टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस दिखता है वेस्ट हमें, पर दूसरों को हम उपयोग नहीं करने देंगे एआई का। तो वेस्ट की जो दमनकारी नीति है, या उनका जो साम्राज्यवादी नीति है, या फिर वो जो हर जगह पर जाकर के नाक घुसाने की उनकी जो आदत है, ये उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। तो उसी आदत के अनुसार फिर वो सर्च करते रहते हैं कि कहीं पर कोई यूज़ तो नहीं करा। तो उन्हें पता चलता है कि भाई एशिया में अब यहाँ पर 2065 का समय उन्होंने दिखाया है, 2070 का दशक है, और सारी एशियन कंट्रीज़ को मिलाकर एक नया एशिया बन गया है। न्यू एशिया उन्होंने उसे नाम दिया है। और ये न्यू एशिया जो है, यहाँ पर एक निर्माता है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है जो एआई में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है। वो उसने एक ऐसा वेपन डेवलप किया है जो सबसे ज़्यादा एडवांस है, जो ह्यूमैनिटी को भी नष्ट कर सकता है, ऐसा वेस्ट को लगता है। तो वो फिर उस निर्माता को खोज रहे हैं और उस वेपन को भी खोज रहे हैं कि भाई अब इन दोनों को तो हमें नष्ट कर देना है। तो फिर वो उनका एक नोमैड करके, यूएसएस नोमैड करके एक क्या कहे वेपन है, या स्पेसशिप भी हम उसको कह सकते हैं, जो आकाश में ऐसे घूमती रहती है, और उसका एक स्कैनर है, ऐसे पूरी रेज उससे निकलती है ऐसे ब्लू, और वो स्कैन करता है नीचे की पूरी जगह को, और वो ढूंढता है कि कहाँ पर उन्हें निर्माता या कहाँ पर लोग हैं क्या नहीं, वो ऐसा सर्च करता रहता है। और इस नोमैड को, स्पेसशिप को ह्यूमैनिटी की लास्ट होप उन्होंने फिल्म में बताया है। अब उन्हें पता चलता है कि भाई इस न्यू एशिया में ये निर्माता है। जैसे कि मैंने कहा, निर्माता शब्द उसका उन्होंने भारत के साथ या संस्कृत भाषा के साथ में कोई भी संबंध उन्होंने नहीं दिखाया, और ना ही हिंदू सभ्यता का भी कोई रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा हिंदू मंदिर हमें देखने को मिलता है। बाकी तो हाँ, जो न्यू एशिया है उसमें बुद्धिज़्म को या बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने यहाँ पर फिल्म में दिखाया, और फिल्म के एंडिंग में भी जो निर्माता है वो एक बौद्ध मठ में ही उसको वो दिखाते हैं। अब जो पूर्व की जो सभ्यता है, ये जो न्यू एशिया है, इनका एआई की तरफ देखने का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से अलग है। वो एआई के साथ में रहना सीख गए हैं, और स्वाभाविक सी बात है, एआई कोई उसके पास अपनी तो कोई बुद्धि है नहीं। हालांकि आखिरकार है तो वो एक प्रोग्रामिंग ही ना, कोडिंग ही है ना, कुछ लोगों के द्वारा की गई। तो आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, आप उसको कैसे प्रोग्राम करते हैं। और वो जो एआई पूर्व में, न्यू एशिया में हम देखते हैं, तो वो लोगों के साथ में रहना, मिलजुल कर वो रह रहे हैं। कई सारे जो रोबोट्स हैं वो बौद्ध भिक्षु भी बने हुए हमें दिखते हैं। वो पूर्ण रूप से उन्होंने भगवा वस्त्र वगैरह पहने हुए हैं, ध्यान धारणा करते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला से वो जप वगैरह भी, उनके हाथ में रुद्राक्ष, के गले में रुद्राक्ष की माला भी उन एआई के रोबोट्स के उनके शरीर पर हम देखते हैं। तो पूर्व का एआई की तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसे अलग है, और पश्चिम में जो एआई का उन्होंने यूज़ किया उसके ऊपर वो जो निर्भर होते गए, उसके दुष्परिणाम पश्चिम में, वेस्ट में कैसे हुए, ये दोनों डिफरेंस वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब जो मुख्य पात्र है जोशुआ का, जो एक्टर जॉन डेविड वॉशिंगटन है, जिनको हमने टेनेट में भी देखा था मुख्य भूमिका में, वही यहाँ पर भी मुख्य भूमिका में है। तो वो कैरेक्टर क्या है, उसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, वो सब आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। और वो न्यू वेपन क्या है, निर्माता कौन है, कैसे वो उसको खोजते हैं या नहीं खोजते, क्या होता है आखिरकार, ये आपको जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, मैं इसे बिना किसी संदेह के वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म कहूँगा, बिना किसी संदेह के। मुझे फिल्म बहुत बहुत पसंद आई। मतलब कुछ नया या अलग हमें देखने को मिला, और जो बेसिक थीम है वो भी मुझे पसंद आई। वेस्ट वर्सेस ईस्ट के जो एक उन्होंने थीम यूज़ की है, या पश्चिम की जो हर जगह पर नाक घुसाने की, इंटरफेयर करने की, साम्राज्यवादी उनकी जो नीति है, ये भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। और बात करें विजुअल्स की, तो वो इतने ज़्यादा सुंदर थे। जो मशीन्स उन्होंने दिखाई है, जो रोबोट्स दिखाए हैं उनका, और जो कुछ रोबोट्स ऐसे थे, बहुत ही अलग अलग प्रकार के मशीन्स आपको देखने को मिलेंगे, वो जैसे कि कोई क्रीचर्स हो, बिल्कुल इस प्रकार के। और जो बड़ी स्पेसशिप उन्होंने दिखाई है नोमैड, वो इतना रियल लग रहा था। आप फिल्म में देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा था यार इन्होंने सच में तो कोई रियल स्पेसशिप नहीं बनाई है ना। सच में वेपेक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। वो क्या बोलते हैं, मास्टर क्लास थे वगैरह, जो भी आप समझ जाइए जो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया
फिल्म के वीएफएक्स थे, थीम भी मुझे पसंद आई। बस दुख इस बात का हुआ कि हॉलीवुड की हमेशा की आदत की तरह वो भारत को, हमारे कल्चर को, सभ्यता को वो उनके लिए जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस प्रकार से वो जो ट्रीट करते हैं ना, वो एक बात मुझे पसंद नहीं है। बाकी फ़िल्म अच्छी थी, थीम अच्छी थी, और बाकी जो IMDb वगैरह पर आप उसको थोड़ा सा, कुछ लोगों ने इसको एवरेज बोला है या कुछ नेगेटिव बातें देखने को मिल रही है आपको, वो इसी कारण से क्योंकि वेस्ट को, विशेषतः जो वाइट सुप्रीमेसी है उसको उन्होंने दिखाया है। ज़्यादातर नेगेटिव जो कैरेक्टर है वो वाइट आपको देखने को मिलेंगे, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है वो या तो एशियन है या फिर ब्लैक कैरेक्टर, जो लीड कैरेक्टर है जॉन डेविड वॉशिंगटन का, वो ब्लैक कैरेक्टर है, उसके साथ में एशियन कैरेक्टर्स पॉजिटिव है, और दूसरी तरफ जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स है वो वाइट है। इस कारण से आपको ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यूज़ IMDb वगैरह पर देखने को मिलेंगे। पर फिल्म सच में बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म में से कहूँगा। मैं द क्रिएटर को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो US सर्टिफिकेट के साथ इसे रिलीज़ किया गया है। फिल्म में जो कुछ गाली गलौच वाले कुछ शब्द थे, F वर्ड हो या जो भी है, तो उनको उन्होंने म्यूट कर दिया है। बाकी थोड़ा बहुत फिल्म में ऐसा वायलेंस है, कुछ खास खून खराबा वगैरह भी नहीं है, और किसिंग सीन है फिल्म में। इसके अलावा कोई न्यूडिटी वगैरह तो फिल्म में नहीं है। तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं परिवार के साथ में। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।